साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनाव आयोग की ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसके बारे में अगर कांग्रेस पार्टी ना बताए, अगर इंडिया अलायंस के लोग ना बताएं तो पता भी ना चले। इतनी बड़ी कहानी दोस्तों, एक बार मैंने आपको दिखाया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार वो काम कर रहे हैं जो आज तक किसी चुनाव आयुक्त ने नहीं किया। मैंने तो यह भी कहा था कि टीएन शेषन तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज्ञानेश कुमार इतनी बड़ी चीज है, यह समझ ही में नहीं आया। अब जो नया मामला सामने आया है वो तो ऐसी चीज है जो लोग उछल उछल करके पहुंच जाते हैं ना चुनाव आयोग, दरअसल उनकी हेकड़ी उतारती है। जयराम रमेश बोल रहे हैं मैं राहुल गांधी का गुरु हूं, तमाम तरीके से घंटों बाहर बिठा दिया। बोला भाई बाहर बैठ, इंतजार करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं, पवन खेड़ा। गजब की कहानी है दोस्तों। मैंने पहली बार इतिहास में देखा है कि चुनाव आयोग ने जो एक संवैधानिक संस्था है, इस बात को ध्यान रखिए भाई, इस देश में संविधान है, संविधान सर्वोपरि है। संविधान से जो संस्थाएं बनती हैं उसको संवैधानिक संस्था कहते हैं। चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसी से तो चुनाव आयोग बना है। और चुनाव आयोग को जो अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार का जब उपयोग हो रहा है तब जाकर जयराम रमेश हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, पवन खेड़ा हो, तेजस्वी यादव हो, इन सब के होश फाकता है। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों, बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में जो कुछ हो रहा है वो देखना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि आप देश में कहीं भी हो, बिहार की इस परिस्थिति पर अपने विचार इसलिए भी रखिएगा दोस्तों कमेंट के जरिए, ताकि जो लोग गलत नैरेटिव के जरिए चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी जवाब देना चाहिए। तो आप सभी को सबसे पहले जय सिया राम। और आज एकादशी के पवित्र अवसर पर दोस्तों याद दिलाता हूं विनम्रतापूर्वक कि ये उत्सव है एकादशी का। ये गीत अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, अगर देखा है तो भी इसे अपना प्रेम और स्नेह दीजिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए दोस्तों, ताकि हमारी टीम को और उत्साह बढ़े, उनका मनोबल बढ़े, ताकि और गाने तैयार करने में हम उतने ही उत्साह के साथ काम कर सकें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण खबर दिखा देता हूं। ये जो बिहार में चल रहा, मैं इंतजार कर रहा था कि भाई चुनाव आयोग इतना बड़ा काम कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा। मैंने जैसे ही रिसर्च किया दोस्तों, मिल गया। प्रशांत भूषण पहुंच गए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, विह्वल हो उठे। अच्छा है, सबको अधिकार है, देखना पड़ेगा भाई। जिस संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बनाया है वही संविधान तो चुनाव आयोग को भी बनाया है, सब कुछ तो बराबर ही है। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो आपको मैं एक अपडेट देता हूं दोस्तों। बिहार का ये चुनाव आयोग का जो रिलीज है, प्रेस रिलीज आप देखिए। बिहार में 7.5 करोड़ के करीब मतदाता हैं दोस्तों। आप जानते हैं कल शाम की ये खबर है, मेरे ख्याल से कहीं टाइम भी दिया हुआ है इसमें, देखिए 6 PM, एज ऑफ टुडे 6 PM, यानी कल 6 बजे शाम तक जो ये फॉर्म है ना दोस्तों, एन्यूमरेशन फॉर्म, ये 1,04,16,545 लोगों के प्राप्त हो गए, 13.19% और 7,38,89,333 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 93.57%। कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि चुनाव आयोग इतनी जल्दी 1 महीने में इतने करोड़ लोगों तक कैसे पहुंच जाएगा। कितना दिन हुआ दोस्तों, आप देखिए 93.57% लोगों तक पहुंच गए। सैल्यूट करना चाहिए बिहार के BLO जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए दोस्तों।
4 लाख वॉलंटियर्स इसमें जुटे हुए हैं। कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। गलत आदमी इस देश की सत्ता को तय ना करे, इसके लिए काम हो रहा है। और मैं कांग्रेस की स्थिति और बाकी लोगों की जरा वो कहानी आपको दिखाऊं, थोड़ा सा अपडेट और कर देता हूं दोस्तों। ये जयराम रमेश की कहानी तो गजब की, अभी सुनाता हूं आपको, सिर्फ थोड़ा सा अपडेट। 25 जून से शुरू हुआ, 25 जुलाई तक चलेगा। घर घर जाकर मतदाता फॉर्म जमा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बड़ी छूट है। 2003 की जिनकी मतदाता सूची में नाम है, उन्हें जन्म और नागरिकता प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। जिनका उसके बाद है, उनको देने की जरूरत है। अच्छा, ये लोग जो पहुंचे हैं ना कोर्ट में दोस्तों, मैं तो आपको ग्राफिक्स सारे दिखा दे रहा हूं, इसमें सारी चीजें मैं बता चुका हूं, इसलिए ये नहीं बता रहा। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि चुनाव आयोग को जो ये काम कर रहा है वो संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हो रहा है, जिसमें चुनाव संचालन, मतदाता सूची का निर्माण, सब कुछ का अधिकार है। विशेष पुनरीक्षण का भी अधिकार है। सामान्य रूप से एक पूरे देश, एक राज्य या किसी राज्य के किसी विशेष इलाके में भी करने का अधिकार है। इतना चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है। अब आइए राजनीति पर दोस्तों। चुनाव आयोग तो मेहनत कर रहा है, बिहार के लोग भी मेहनत कर रहे हैं, एक एक अधिकारी मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगाए हुए, कोई छूट ना जाए गलती से भी, जो सही आदमी है। इंडी अलायंस के लोग परेशान हैं। उनको डर लग रहा है कि इस प्रक्रिया में तो हमारे वो वोटर ही चले जाएंगे जो बांग्लादेश से उठ के आए हैं। अच्छा, वो भूल चुक से भी रोहिंग्या और शरणार्थियों का नाम नहीं ले रहे हैं, घुसपैठियों का। वो जानते क्या बोल रहे हैं? गरीब, पिछड़ा, दलित, यही चला जाएगा। अरे कैसे चला जाएगा? अगर वो चला तो वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए वो बाहर से आया भी है तो मोदी जी ने तो सीए कानून बना रखा है, उनको तो वैसे ही नागरिकता मिल जाएगी, उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। वहां तो सीए का राइडर भी काम कर रहा है ना। मान लीजिए कोई हिंदू, ईसाई, सिख, जो भी पड़ोसी देश के घुसपैठिए, मान लीजिए अगर वो हैं पिछले 10-15 साल से, तो हमारा सीए कानून भी तो है ना, तो उनको तो वैसे ही नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। और इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि ये पुनरीक्षण नहीं है, वोट बंदी है। और यही कहते हुए दोस्तों ये इंडी अलायंस के लोग चुनाव आयोग के पास पहुंचे। 11 दलों के प्रतिनिधि मंडल। इनको लग रहा था कि जैसे पहले होता था, बस पिकनिक मनाना है, मीडिया हेडलाइंस बनानी है तो चले गए, उठो जी नाश्ता करो, चलो पिकनिक है। इस बार कुछ अलग ही हो गया। इस बार तो गजब हो गया दोस्तों। आपको जयराम रमेश का ये ट्वीट दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे क्या किया है इन लोगों के साथ। कल शाम इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार की विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण SIR लिखा है को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। पहले आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंततः दबाव में आकर प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया। आयोग ने मनमाने ढंग से प्रत्येक पार्टी से केवल 2 प्रतिनिधियों को ही अनुमति दी, जिससे हम में से कई लोग आयोग से मुलाकात नहीं कर सके। मैं स्वयं 2 घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठा रहा। ये राहुल गांधी जी के गुरुजी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? अब यहां तो थोड़े मीम्स लगा देता मैं, लेकिन क्या करूं, मीम्स विम्स के चक्कर में फंसता नहीं हूं दोस्तों। ये राहुल गांधी के गुरुजी से मिला ही नहीं चुनाव आयोग, ये तो गजब हो गया। ये तो बोलेंगे काश आसमान फट पड़े, मैं समा जाऊं। अब सोचिए जयराम रमेश से नहीं मिल रहा है, ये अपने आप को यही समझते हैं। मैं स्वयं लगभग 2 घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठा रहा। पिछले 6 महीनों में आयोग का रवैया लगातार ऐसा हो रहा है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को कमजोर करता है। अब आप सोचिए दोस्तों, आपकी भूमिका कितनी है बिहार के
विधानसभा लोकसभा चुनाव में आप 1000 लोग पहुंच जाइए तो क्या आपकी बात में ज्यादा वजन बढ़ जाएगा? ये लोग यही करते थे, भारी संख्या में ये लोग घुस जाते थे। बेचारा चुनाव आयोग 1-2 आदमी बैठा, तो कायदे से इनके हिसाब से अगर चलें तो चुनाव आयोग को 2-4 हजार आदमी बिठा देना चाहिए, बड़ा सा पूरा स्टेडियम करे बुक, आइए जिनको आना आ जाइए। तो वो 10, 20, 50 लोग नजर आएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। ये वही काम कर रहे थे। तो इस बार पहली बार जयराम रमेश को स्वयं प्रतीक्षालय में 2 घंटे तक ये बैठे रहे और इंतजार करना पड़ा। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव आयोग ने अब यह एहसास कराया है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, इसकी गरिमा, इसके सम्मान को बनाया जाना आवश्यक है। अशोक गहलोत बेचारे एकदम सरप्राइज हो गए, उनको लगा ये क्या हो गया। आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये जिनको भेज दें, जितने लोगों को भेज दें, सबसे वो मिल ले। ये तो गजब हो गया। और तभी मैंने कहा दोस्तों, जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया। चुनाव आयोग में एक ऐसा काम हो गया जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। ये है असली कहानी। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी का वो बयान सुनाता हूं। वो बता रहे हैं, भैया ये तो बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनकी बात का वजन होता है, आप जानते हैं। यहां तो चुनाव आयोग ने हिकड़ी निकाल दी, सुने ही नहीं। कहा कि भाई ऐसा है, जो कहा गया है वही होगा, हेड आएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए, कुछ भी मिल ले, कोई भी बोल दे, हेडलाइन हो जाए, ये नहीं होगा। बयान सुनाता हूं अभिषेक मनु सिंघवी साहब का, सुनिए। तो हमारा 11 पार्टी का डेलीगेशन विस्तृत रूप से लगभग 3 घंटे 5-5:15 के बाद से लेके अभी तक चुनाव आयोग के साथ मिल के आया है। लगभग 20 लोग साथ गए थे 11 पार्टियों से। पहले जो मुख्य मुद्दा था, उस मुद्दे को पहुंचने से पहले एक उससे संबंधित मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन वो उठा था, हमने उसमें भी पक्ष रखा। वो ये है कि पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशन लेके आया हूँ, ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा, आज आप देखें बड़ा दुर्भाग्य है कि 11 पार्टी है। और एक बात तो बताना भूल ही गया दोस्तों, ये जो पवन खेड़ा है, बड़े आदमी हैं भाई, कांग्रेस के, राहुल के करीबी, वो भी बाहर ही खड़े रह गए। खेड़ा साहब चुनाव आयोग के दफ्तर में बाहर ही खड़े रह गए, अंदर घुसने भी नहीं दिया। वही प्रतीक्षालय की बात कह रहा हूं मैं, बाहर का मतलब बिल्डिंग के बाहर नहीं, उनको भी इंतजार करना पड़ा। और ये बात खुद अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि हमारे काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं। उसमें नाम बताए उन्होंने, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, अखिलेश जी भी बाहर थे। जरा इनका एक और बयान सुनाता हूं, सुनिए। मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर, तो भी 2 से ज्यादा प्रति पार्टी नहीं रहेगी। हमने इस दोनों मुद्दों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है और कहा है कि ये सही नहीं है, इससे हम बाध्य नहीं होने चाहिए और आप गणतंत्र में डाइल्यूशन कर रहे हैं अगर ये वार्तालाप में आप इस प्रकार के प्रतिबंध और रोकथाम लगाएंगे। अब पवन खेड़ा आप जानते हैं आजकल तो पूरे फुल फॉर्म में रहते हैं भैया, हर बाउंसर में उनको लगता हम छक्का जड़ दें। बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी कर चुके हैं, बिलबिला उठे। एक ज्ञानेश कुमार कौन से जाति के हमको पता ही नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा, ये ढूंढ लाए गुप्ता जी हैं। और गुप्ता जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी को गाली देनी हो ना, इस तरीके से। मैं अभी आपको सुनाता हूं, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल चुके हैं। कायदे से किसी व्यक्ति को जो चुनाव आयोग के प्रति सम्मान रखता हो, ये जो
प्रशांत भूषण, ये सब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, इन पर भी जाना चाहिए। क्या ये ठीक बयान है? आप सुनिए किसी चुनाव आयोग के बारे में किस तरीके से ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, क्या है, ये है वो है, बहुत होशियार पर बन रहे थे। गजब काम किया है दोस्तों। इस बयान को सुन करके आपको लगेगा इनको सही सबक सिखाया है चुनाव आयोग ने। बाहर बिठा दिया है, चलो बाहर बैठो, अंदर कौन तुम कौन, जरा सुनिए बयान, आपको पता चलेगा। प्रति निजी टिप्पणी नहीं है हमारी। उन्होंने एक और परंपरा शुरू की। गुप्ता जी हैं वो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अपना नाम ज्ञानेश कुमार देखते हैं। अब गुप्ता जी को ये लगता है कि पत्रकारों को वो व्हाट्सएप मैसेज करके खबरें प्लांट करेंगे और वो गुप्त रह जाएगी बात। गुप्ता जी यहाँ कुछ गुप्त नहीं रहता। आपने 24 घंटे का टाइमर लगा रखा है जिस नंबर से आप पत्रकारों को खबरें लीक करते हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी आ जाते हैं। तो गुप्ता जी, आप शायद नए हैं चुनाव आयोग में, ज्यादा पुराने नहीं है। मैं आपको आज इस मंच से बता दूं, हम सब हंसते हैं फिर आपके उन संदेशों पर। वो संदेश गुप्त नहीं है गुप्ता जी, ध्यान रखिएगा। वैसे सही कहूं दोस्तों तो अंदर हुआ क्या ये किसी को नहीं पता। मैं रवीश कुमार का 1-2 दिन पहले का वीडियो देख रहा था, मुझे भी जानकारी नहीं थी, वो भी बता नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे, अब कौन सा वीडियो मुझे याद नहीं, कि ये लोग जब चुनाव आयोग के अंदर गए तो लगता है कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो कांग्रेसी भी नहीं बता पा रहे हैं। अब क्या हुआ, क्या बोल दिया, कैसे बेइज्जत किया, हमको नहीं पता। लेकिन आपको एक बयान सुनाता हूं पवन खेड़ा का, उससे आपको एहसास होगा कि जितना ये बता रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बेइज्जत किया है इनको। ये बड़े होशियार बन रहे थे। इनको कहा चुनाव आयोग ने धमकाते हुए लहजे में, ये खुद बोल रहे हैं कि ये नया चुनाव आयोग है, ये नहीं कि कोई भी आ गया घुस गया, सीईसी से मिल लिया। अरे भाई तुम कौन हो? अपने पार्टी के अध्यक्ष को बोलो। अभी बाहर कुछ बोलते हो, अंदर कुछ बोलते हो। जरा सुनिए पवन खेड़ा के बयान से, आपको समझ में आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की जुबान से अगर मैं बोलूं, इफ आई कोट द सीईसी, अब न्यू नॉर्मल आ गया। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं। और धमकाते हुए लहजे में कहते हैं कि नया चुनाव आयोग है, नया नॉर्मल है। क्या नया नॉर्मल है साहब? नया नॉर्मल ये है कि अब चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से वो किस नेता से मिलेंगे। आप कौन है साहब? आप क्यों तय करेंगे? आप तय करेंगे कि कितने लोगों से मिलेंगे, आप तय करेंगे कि कब मिलेंगे। ये न्यू नॉर्मल। सच मायने में कहिए दोस्तों, तो इस चुनाव आयोग ने एहसास कराया कि चुनाव आयोग क्या होता है। इनको लगता है ना कि सब कुछ इनकी जेब में है, मुट्ठी में है, जो चाहे कर लेंगे। मैं आपको पवन खेड़ा का ही और 2 बयान सुनाता हूं दोस्तों। एक बयान जिसमें इनको एहसास होता है कि चुनाव आयोग भी कोई चीज होती है, ऐसे ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुनिए। कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या है? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले लीजिए, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। आज लगता है कुछ ज्यादा बयान दिखा दिया दोस्तों, लेकिन क्या है ना, इन बयानों से ही आपको पता चलेगा कि इनके भीतर की कुंठा क्या है, कैसे बिलबिलाए हुए हैं। एक और आखिरी बयान सुना रहा हूं। ये चुनाव आयोग को धमकी देते हैं, चेतावनी, मैं चेतावनी देता हूं चुनाव आयोग को। जरा सुनिए ना। दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, निमित कर रखा। उस दायरे को अगर कोई तोड़ेगा तो देश देख रहा है, देश जानता है कैसे लोगों को अपने अपने दायरे में फिर से भेजना है। देश को ही आता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बहुत विनम्रता से, इन ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग। ये सत्ता आने जाने वाली चीज, जब इनके पास 300 सीटें थी तब हम नहीं डरे, ये 240 पे हैं। आप क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? आप संविधान की गुलामी कीजिए, आप लोकतंत्र की गुलामी कीजिए, आप इस देश के एक एक वोटर की गुलामी कीजिए। ये शाह शहनशाह इन लोगों की गुलामी मत कीजिए। यहाँ बहुत शाह आए, बहुत शहनशाह चले गए। इतिहास के कचरा पात्र में आपका नाम चला जाएगा अगर आप इस तरह के काम करेंगे। कोई याद नहीं रखेगा आपकी विरासत को। अगर आपको याद भी रखेगा तो लोग मुंह बनाएंगे। इस तरह के एक संस्था को चलाने वाले लोग आए थे। बड़ी पीड़ा होती है जब हम ये बोलते हैं, दुख होता है ये बोलते हैं। बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि पवन खेड़ा ने क्या क्या नहीं कहा। कठपुतली कहा, बिचौलिया कहा, मतलब मन में जितनी गालियां हो सकती हैं वो सब दे दी, कुछ छोड़ा नहीं। जो अपशब्द बोलने हो सब बोल दिए। इससे अंदाजा लगाइए कि उनके अंदर हुआ क्या होगा, क्या कुछ हुआ होगा, कैसे उनको ये सब पीड़ा उपजी होगी। और इतना ही नहीं, एक तेजस्वी यादव वो भी गए मिलने के लिए। बाहर निकलते ही
मैं क्या उनका सुनाऊं, सिर्फ आपको हेडलाइन दिखा देता हूं। ऐसे तमतमाए कि कहने लगे कि मेरी तो पत्नी का भी नाम कट जाएगा। इनकी पत्नी रेचल, एक सेकेंड, दिल्ली के रेचल से शादी की थी। दोनों पुराने दोस्त थे। रेचल हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार से संबंध रखती हैं और बचपन से ही दिल्ली में रहती हैं। शादी के बाद रेचल ने अपना नाम राजश्री यादव रख लिया। अच्छा, राजश्री यादव रख लिया है। पहले रेचल और ईसाई परिवार से ताल्लुक है। मतलब इतना भन्ना है कि कहने लगे मेरी तो पत्नी का ही नाम कट जाएगा। ये दरअसल क्या है ना, भड़ास है। अभी आपको जरा वो भी बता दूं बहुत संक्षिप्त में, ये ज्ञानेश कुमार कौन है, आखिर ये कौन चुनाव आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसने इतनी हलचल पैदा कर दी है। आगरा में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। केरल बैच के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, 1988। और इनके परिवार में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस 28 सदस्य डॉक्टर हैं। समृद्ध परिवार है। ये बचपन से ही टॉपर रहे हर कक्षा में। उनके पिता डॉक्टर सुबोध गुप्ता 65 साल पहले आकर के यहां बसे थे। आगरा में वाराणसी के क्वींस कॉलेज के टॉपर रहे। लेकिन इनका काम बताता हूं, आप समझ जाएंगे। भगवान श्री राम की मूर्ति चयन और अनुच्छेद 370 के ड्राफ्ट तैयार करने में इनकी अहम भूमिका थी। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ये प्रतिनिधि रहे। बाल स्वरूप के भगवान श्री राम की मूर्ति चयन के निर्णायक मंडल के सदस्य रहे। रक्षा मंत्रालय में इस्लामिक स्टेट की हिंसक गतिविधियों के बीच 183 भारतीयों को इराक से बाहर निकालने में इनकी भूमिका रही। और अनुच्छेद 370 जो खत्म किया उसमें यही थे अतिरिक्त सचिव गृह मंत्रालय में। वर्ष 2023 में सहकारिता सचिव पद रहते हुए इन्होंने बहु राज्य स्तरीय सरकारी समितियां संशोधन अधिनियम 2016 को आगे बढ़ाया। बहुत ही काबिल, ज्ञानी और पुरुषार्थ से भरे हुए, इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। बिहार चुनाव में बहुत कुछ दिखेगा दोस्तों, और उसके बाद तो बंगाल चुनाव है। इंतज़ार कीजिए, अभी बहुत कुछ दिखेगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, HB मेलोडी से जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है दोस्तों, और सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं, डिस्क्रिप्शन में है। जुड़िए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।